नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए कई तरह के एग्ज़ाम के लिए वीडियो और सीरीज लेकर आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो हमारे केवीआर लर्निंग ऐप पर जा कर के वहाँ आप टेस्ट सीरीज, डेली क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दिनों बिहार स्पेशल का लेक्चर सीरीज शुरू किया था, तो उसी कड़ी में यह अगला पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था, उससे पहले बृहदत्त वंश के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग मगध जो साम्राज्य थे, जो मगध डायनेस्टी थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग एक नया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हर्यक राजवंश को कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है यह शिशुनाग राजवंश से संबंधित है। तो यह भी एक तरह का कह सकते हैं कि पावरफुल डायनेस्टी था जिसने मगध पर राज किया था। शिशुनाग राजवंश की अगर बात किया जाए तो इससे पहले हर्यक राजवंश था, और हर्यक राजवंश के बाद शिशुनाग राजवंश का जो है मगध के गद्दी पर शासन स्थापित हुआ। दोस्तों, अगर शिशुनाग राजवंश के संस्थापक की बात किया जाए तो शिशुनाग ही इस राजवंश के संस्थापक थे, और इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम शिशुनाग राजवंश पड़ा। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण आप लोगों को याद रखना है कि शिशुनाग राजवंश का राजधानी वैशाली में स्थापित किया गया था। इससे पहले मगध का राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज हुआ करते थे, लेकिन शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित किया। अगर हर्यक वंश के समय की बात करें तो उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, और जैसे ही शिशुनाग राजवंश का मगध की गद्दी पर शासन शुरू हुआ तो इन्होंने अपना राजधानी वैशाली स्थापित किया था। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस राजवंश के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कालाशोक शिशुनाग राजवंश के एक महान शासक हुए। इन्हीं के समय में अगर कालाशोक की बात किया जाए तो इन्हीं के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 बीसी में किया गया था। 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और आप लोगों को याद रखना है कि कालाशोक ही इस राजवंश का अंतिम शासक भी हुए। इस तरह से कालाशोक के बाद मगध के गद्दी पर शिशुनाग राजवंश का अंत हुआ और एक नया राजवंश फिर वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की। तो इसके बाद जो राजवंश जिन्होंने मगध की सत्ता स्थापित की उनमें एक प्रमुख राजवंश है नंदवंश, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों, नंदवंश की अगर सत्ता की बात की जाए कि कब से लेकर कब तक मगध की गद्दी पर इनका शासन रहा था, तो आप लोगों को याद रखना है कि नंदवंश का शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के बीच रहा था। अगर इस राजवंश के संस्थापक की बात किया जाए तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि महापद्मनंद इस राजवंश के संस्थापक थे। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो जितने भी राजवंश है उनके संस्थापक को आप लोगों को याद रखना है। पिछले बार भी एग्जाम में कई राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछा था।
दोस्तों, अगर महापद्मानंद की बात की जाए तो उसने एकाराट की उपाधि धारण की थी। तो इस पॉइंट से भी क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा है कि किस शासक ने एकाराट की उपाधि धारण की थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि महापद्मानंद जो है एकाराट की उपाधि धारण किए थे। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में उसे उग्रसेन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक भी कहा जा गया था। तो इस आ, तरह से आप देखते हैं कि महापद्मानंद ने किस तरह के उपाधि धारण की थी और अलग अलग ग्रंथों में उसे किस नाम से पुकारा गया है। इन सभी पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है। कम से कम इस पॉइंट को तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है। अगर दोस्तों का जो एक महत्वपूर्ण इस राजवंश से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो खारवेल जो एक महान शासक हुआ करते थे, जो कि आज के ओडिशा के आसपास में इनका शासन हुआ करता था। खारवेल का शासन हुआ करता था। अगर इस पॉइंट पे आप देखिएगा, यहाँ पे तो उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा और इसी के आसपास में जो है खारवेल का शासन हुआ करता था। अगर खारवेल के गुफा अभिलेख की बात की जाए, खारवेल की गुफा अभिलेख की बात की जाए तो हमें निम्न जानकारी प्राप्त होती है कि महापद्मनंद द्वारा कलिंग विजय प्राप्त किया गया था। जैन मुनि जिनसेन की एक प्रतिमा उठाकर ले जाने का भी चर्चा इस हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो आप लोगों को से पूछ सकता है कि निम्न में से किस शासक या किस शासक ने जैन मुनि जिनसेन की एक प्रतिमा उठाकर ले गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये महान शासक हुए एक तरह का महापद्मनंद। इन्हीं के द्वारा या जैन मुनि का जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले जाने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महापद्मनंद के समय में क्या क्या घटना घटित हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस राजवंश का अगला जो शासक थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दोस्तों, इस राजवंश का एक शासक हुआ करते थे धनानंद। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर इसके नाम के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, यूनानी इतिहासकार डायोडोरस ने उन्हें एग्राम्स या जेंड्रेम्स के नाम से संदर्भित किया है, यानी कि इनको एग्राम्स या जेंड्रेम्स नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, घनानंद के समय में जो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को याद रखना है कि जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के शासन में जो सिकंदर महान थे, जो सिकंदर महान के बारे में आप लोग जानते होंगे, उन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध की गद्दी पर किसका शासन था। तो आप लोगों को याद रखना है उस समय नंदवंश का शासन था, नंदवंश का शासन था। और अगर शासक की बात की जाए तो उस समय में धनानंद इस वंश के शासक हुआ करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट की याद रखना है कि धनानंद ही इस वंश का अंतिम शासक हुए। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम नंद वंश के शासक हुए धनानंद को हरा करके अब मगध के गद्दी पर नंद वंश का शासन का अंत किया और मौर्य वंश का शासन वहाँ से शुरू हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को अभी तक का जितना भी पॉइंट मैंने बताया हूँ एक एक करके याद रखना है, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंटों से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है पहले भी।
तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर हम लोग बात करें बिहार स्पेशल की, तो इन्हीं सभी पॉइंट से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो कोई भी पॉइंट हम लोगों ने मिस नहीं किया है, जितना भी संभव हुआ उतना पॉइंट डाला है, और आगे भी हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी इस लेक्चर सीरीज़ का बेनिफिट लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक पॉइंट आप लोगों के लिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो केवीआर लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आप लोग वहां पे टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। तो केवीआर लर्निंग ऐप केवीआर लर्निंग ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद वहाँ पे डेली क्विज, टेस्ट सीरीज आदि दे सकते हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।